बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बयानिए में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। आज जिन इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है जनाब डस्का इलेक्शन से पहले जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो आपके सामने है कि किस तरह से इसके इलेक्शन के लिए कुछ इस्तीफे सामने आए, कुछ लोग तो जेल की हवा भी खाए। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा जिस दिन पोलिंग डे था उस दिन भी सारा दिन डस्का में एक मछली बाजार का मंजर हमें नजर आया। कभी पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट गायब हैं, कभी वोटर लिस्टें नहीं मिल रही हैं और सारा दिन एक ड्रामेबाजी चलती रही, जिसका नतीजा आखिरकार ये निकला कि इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया और दोबारा पोलिंग होगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन पे। पंजाब से हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो बिला मुकाबला जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, इस पे भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे FATF पे, ग्रे लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान का नाम जून तक बरकरार रहेगा, इसकी रीजंस क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। फिर कल जनाब 27 तारीख और अभिनंदन डे हम इसको कहते हैं, वो जिस तनाजुर में कहते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम मैचेस की बात करेंगे। PSL चल रहा है, रौनकें जारी हैं, जोशो खरोश भी हमें नजर आ रहा है। और इस दफा सबसे अच्छी और अचंभे की बात यह है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो अपनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इससे पहले भी जो परफॉर्मेंस रही है वो भी आपके सामने है। खैर, इसको डिस्कस करते हैं। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सैयद शुएबुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद है, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद खान मशरकी साहब भी एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, डस्का इलेक्शन, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि सारा दिन हमने देखा कि कैसे चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, ड्रामेबाजी चलती रही। नून लीग की तरफ से PTI पे, PTI की तरफ से नून लीग पे इल्जाम तराशी चलती रही और रिजल्ट आपके सामने। पता नहीं आपने चूहा किसे कहा है, बिल्ली किसने कहा है। दोनों वो खुद ही एडमिट कर चुके हैं दोनों साहब, तो फिर हमें क्या एतराज है। चलो ठीक है, चूहा बिल्ली। अब वो टीवी वाला चूहा बिल्ली है या पता नहीं कौन सा है ये, टॉम एंड जेरी। बिल्कुल। बहरहाल वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। यहाँ से किसी को फैज की तवक्को नहीं थी। ये ज़ाहिर शाह का हल्का था। बिल्कुल। ज़ाहिर शाह कुल लोग उनके मुरीद भी बेशुमार हैं वहाँ पे, लेकिन उनका जो मेन हल्का है वो डस्का है। जो सबर्ब्स है ना, वो उनका उतना बड़ा बैंकिंग वो नहीं था जहाँ से को वोट इकट्ठे कर सके, तो वो अपने डस्के के वोट के बल पे अपना हल्का कायम रखते थे और बड़ी अच्छी खासी 30-40 हज़ार की लीड से वो जीत जाते थे। अब लेकिन वो इंसान ने जाना है, हर दिन एक दिन सबका आता है। ज़ाहिर शाह के जाने के बाद उनका मुतबादल सामने आ गया। बात ये थी कि यहाँ पे दोनों पार्टियों की इज्जत का सवाल था, मसला इज्जत का आ गया था। सही। गैरत का, अना का नहीं होता मसला, ये वो वाला पंजाब का रिवायती इज्जत अना गैरत डंग छोटे ये वो कारों दौड़ गई मार दो। PTI की हुकूमत है और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में सीट वही जीतता है जिसकी हुकूमत होती है। बिल्कुल सही। पंजाब में भी, फेडरल में भी। मुस्लिम लीग नून का ये गाढ़ है सारा। सही। ये सेंट्रल पंजाब जो है उन इसी के बलबोते पे वो कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। हालांकि पीपल्स पार्टी पूरे सिंध की नुमाइंदा है, लेकिन उसकी सीटें फिर भी इनसे तो बहुत कम है। अब ऐसे हालात में जबकि मरियम खुद वहां पहुंची, राना सनाउल्लाह पहुंचे, उनकी पूरी पार्टी के लोग वहां पहुंचे, तो ये मुश्किल नजर आ रहा था कोई भी फैसला करना कौन जीतेगा। लेकिन जिसने कोई मैनेज करने की कोई स्कीम बनाई थी, अब मैं नहीं जानता कि उन दोनों में से कौन है, वो किसकी स्कीम थी और वो फायरिंग करने वाले किसके लोग थे। बिल्कुल सही। लेकिन देहात में फायरिंग से लोग इतना डरते नहीं हैं जितना शहर में डरते हैं। यहाँ तो बाहर 2 फायर हो जाए तो सारे गायब हो जाते हैं। वहां बकायदा ग्रुप आता था और वो गोलियां चला के ड्यूरिंग पोलिंग सही। उनका रिजल्ट ये होता था कि पोलिंग रुक जाती थी, लोग तितर बितर हो जाते थे। अब खौफ भी होता है ना कि गोली ना लग जाए। उसके बाद फिर दोबारा पोलिंग शुरू होती थी, फिर एक ग्रुप आता था, फायरिंग होती थी। ठीक है। ये वहाँ खेल, इस चूहा बिल्ली का जो आपने कहा ना, ये खेल वहाँ होता रहा। ठीक है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ वोटिंग जो बहुत ज्यादा हो जाती शायद वो उस हद तक नहीं पहुंची। ठीक हो गया। लेकिन अब जब वो रही सही कसर पूरी हो गई रात को,
जब 12 बजे जब 3000 से वो आगे लीड कर रहे थे नून लीग वाले, तो वो हल्के जो ऑलरेडी असली असद मल्ली को मतलब है जहां सपोर्ट मिल सकती थी, वो पोलिंग स्टेशन जो थे वहां के बंदे गायब हो गए। ठीक हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आती, जहां से ऑलरेडी उसको सपोर्ट है वहां से बंदे क्यों गायब हुए। लेकिन जो पर्चियां वगैरह बाद में दिखाई जाती रही, जिस तरह आता रहा, वो लगता था कि वहां पे कुछ गड़बड़ है, हुआ। ठीक है, ये तो 100% है कि हुआ है। ठीक है। ये 2002 के इलेक्शन में लाहौर में जितने पोलिंग स्टेशंस थे वहां से नताइज एक खास जगह जाते थे और फिर अपना रिटर्निंग अफसर के दफ्तर आते ठीक है, ठीक है, वो वहां चेक होते थे। सही है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन एक जो मुस्लिम लीग नून ने किया, उन्होंने उस रात कहा कि जी हमें 23 हल्कों में इलेक्शन करा दें। ठीक है, 23 बिल्कुल बिल्कुल। बाद में जब उन्हें भी शायद महसूस हुआ कि हम यहाँ पे नुकसान में जाएंगे, तो उन्होंने पूरा हल्का मांग लिया। ठीक है, अब वो पूरा हल्का मांग लिया है, ये चीज उनको भी नजर आ रही है। सही है कि दोबारा फायरिंग का भी खेल नहीं हो सकेगा, कुछ और भी नहीं हो सकेगा। ये सारी ड्रामेबाजी रिपीट नहीं हो सकती। चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। पुलिस अफसर बदल जाएंगे, ड्यूटी बदल जाएगी। ठीक है, इसका लिहाजा अब जो है, अब इलेक्शन अगर होगा तो बहुत टफ होगा। ठीक है, यही लेकिन मुझे शक है कि 19 मार्च को नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, यही बात। हामिद साहब, दोबारा इलेक्शन होगा तो क्या होगा, और प्रीवियसली जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, धांधली हुई, किसकी तरफ से हुई, लेकिन इस बात को भी ओपन नहीं किया गया और बस ये कह दिया गया कि जी रीपोलिंग होगी। बहुत शुक्रिया सुमेरा। देखिए, बात ये है कि हमने देखा कि जिस तरह शेर साहब ने कहा कि डस्का के इलेक्शन NA-75 को दोनों ने इज्जत बेइज्जती, अनाज, जिंदगी मौत का मसला बना लिया। ठीक हो गया। उसमें हमने देखा कि उस्मान डार साहब ने अपनी जो है वो पब्लिक सीट छोड़ी, गवर्नमेंट की सीट छोड़ी कि जी मैं इलेक्शन लड़ने तक, वो जो मेरे पास जो वज़ीर आज़म के मुशीर का ओहदा है उससे इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन की सारी जमातें, सारी मशीनरी उधर लगाई गई। सो दोनों ने पूरा जोर लगाया। ये बड़ी बदकिस्मती है, वहाँ जो फायरिंग का वाकया हुआ और 2 कीमती जाने गई। उनकी जानों का कौन जिम्मेदार है, उनका कौन हिसाब देगा, एक तो बड़ा अहम सवाल ये है। और बदकिस्मती से ऐसी कई जाने गई हैं पाकिस्तान में इलेक्शन में, जिसकी वजह से कई घरों में आप देखें ना सफ़े मातम बीच गए। तो ये बड़ा जुल्म है। दूसरे एंड पे देखा जाए तो जो रात को होता है ROs के साथ, रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ, वो धुंध का कहा जाता है, और उसके बाद उनके मोबाइल काम करने छोड़ देते हैं। तो अब एक मोबाइल कंपनी ने बाकायदा ऐड चलाया है कि हमारा फोन धुंध में भी काम करता है। आपको ये मैं बड़ी, आप देखिए, इससे अंदाजा होता है कि हमारी कौम का पॉलिटिकल कॉन्शियस कितना है। सिर्फ उसको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है कि उसने फौरन इस चीज को कैच किया कि जी मेरा फोन धुंध में भी काम करता है, ऐड आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये सोशल मीडिया पे नहीं सर, बकायदा मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पब्लिसिटी हो जाएगी। हाँ जी, TVC है, ठीक है। और वो मतलब वो जिस कंपनी का है वो नवाज, मतलब मुस्लिम लीग नून के हमनवा हैं, उनकी कंपनी है। तो उन्होंने उस चीज को उस तरह पॉलिटिसाइज भी कर लिया है। लेकिन चूंकि कंपनी है तो आप नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरे एंड पे क्या हुआ, दूसरे एंड पे ये होता है कि ये मुतालबा जो किया अपोजिशन ने कि जी ये 20 जो हैं पोलिंग स्टेशन इनका दोबारा होना चाहिए। जी। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ उस दिन हुआ, ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर था, इंतजामिया का फेलियर था, इसके अंदर पंजाब हुकूमत का भी फेलियर था। आपको लगता है वहां पे इलेक्शन कमीशन की चली होगी? नहीं, बिल्कुल मतलब उस दिन की हद तक जो है वो फेलियर है सबका। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक था, डिस्क्रिशन थी कि वो चाहे तो 20 पोलिंग स्टेशन या 23 पोलिंग स्टेशन पर कराएं, चाहे तो पूरा इलेक्शन जो है वो रिकॉल कर लें। पूरा इलेक्शन रिकॉल होने से एक बात साबित होती है, वो ये कि ये जो अपोजिशन और PDM रोना रो रही है कि जी इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ज़ेरे असर है, इमरान खान इसको कंट्रोल कर रहा है, ये तो तासर ही खत्म हो गया। लेकिन गवर्नमेंट इमरान खान की है जी, बिल्कुल। RPOs को आपने सस्पेंड कर दिया, DCO को आपने चेंज कर दिया, PDSPs, SDPO सारी इंतजामिया आपने बदलवा दी। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी ताकत दिखाई है ना, ये उसके इख्तियारात थे, उसने पूरे इस्तेमाल किए। इसके साथ साथ एक बात अब स्टैब्लिश हुई, वो ये कि कुछ और मामलात भी हैं जहां हुकूमत का भी कोई कंट्रोल नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ने ये हामिद साहब, आपको नहीं लगता कि सिर्फ इसी गवर्नमेंट में नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की अब चीजें कुछ एक्सपोज हुई हैं। मेरा ख्याल ये है 4 हल्के तो खुल नहीं सके थे पिछले इलेक्शन कमीशन से। यही मैं कह रहा हूँ। इन्होंने एक ही खोल दिया। अच्छा, इसमें मैंने एक छोटा सा रिसर्च करके मैंने कहा कि ये पीटीआई की इखलाकी फतह है। एग्जैक्ट, मैं भी इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रही थी। जो विक्ट्री फॉर पीटीआई। और एक चीज आखिर में मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो इलेक्शन होगा, मैं इसमें इख्तिलाफ करता हूँ, मेरा ख्याल है हो जाएगा 19 को 18 को जो डेट दी है वो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पीटीआई इसमें अब ज्यादा मेहनत करेगी। अच्छा। और कोशिश करेगी कि वो साबित करे कि गवर्नमेंट इन पावर ये इलेक्शन जीत सकती है। चलें देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा जो इल्जाम लगे हैं धांधली के वो भी पीटीआई के ऊपर ही लगे ये हैं। बताएं कि एसडीपीओ, आरपीओ, एससी, कमिश्नर, डीसी ये कहाँ से आएंगे? वो नहीं तो उनके को भाई होंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद में शोर है ये तो। नहीं, वो सिर्फ ताकत के इस्तेमाल का वो शो। बाद ये मैसेज देना था। मैसेज वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन आ रहा है, सेनेट इलेक्शन है सर पंजाब में। हमारा तो हो चुका लाहौर का। पंजाब में तो हमने देखा कि बिला मुकाबला जो है वो सर वहां पर भी हमें कुछ ऐसी खिंचातानी नजर आई नहीं। यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही साहब अच्छा खेल गए। बहुत सही बात ये थी कि पंजाब में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें एक सीट जानी थी पीपल्स पार्टी को, ठीक है, असलम गिल साहब को। उन्होंने उम्मीदवार भी खड़े थे। दरमियान में से मोशन लगारी निकले और उन्होंने कहा जी मुझे आप ना सेकंड सारे नॉमिनी कर दें। ठीक है। ऊपर के फिर साउथ के वोट थे उनके पास, दोस्त थे, हल्का था, और आप यकीन करें कि पीपल्स पार्टी को नुकसान हो गया और मोशन लगारी जीत गए। जो उम्मीदवार नहीं थे, आजाद खड़े हुए थे, वो जीत गए। बिल्कुल सही। बिल्कुल ये चीज भी लोगों की नजर में थी। 3 और 3 6 सीटें जनरल की क्लियर थी। ठीक है। क्योंकि टेक्नोक्रेट और खवातीन पे तो 1 1 2 2 रह गई थी, वो अनअपोज्ड हो गए, क्लियर हो गया। क्योंकि वहां तो सीधी सीधी 1 1 सीट ही सबकी थी। दूसरी सीट के लड़ना बेवकूफी की बात थी। अब ये 7 में 1 सीट पर चौधरी साहब दोनों तरफ जाकर मुलाकातें की बड़े आराम से। वो बैकडोर डिप्लोमेसी के अच्छा काम जानते हैं चौधरी। उनका डेरा भी है, मिलना जुलना भी है लोगों को, वो राब्ते में भी रहते हैं। उन्होंने बड़े सुकून से कमल अली आगा को अपना सेनेटर बनवा लिया। ठीक है। लेकिन अब बात अब ये है कि पंजाब की हद तक तो इलेक्शन खत्म हो गया, सारे अनअपोज्ड हो गए हैं। ठीक है। इसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब का इंतकाल हो गया। जी बिल्कुल। पता नहीं ये अफनान सेनेटर बनता या नहीं बनता, लेकिन मौका ऐसा था कि एक तो वो अपने वालिद साहब का कवरिंग भी था। जी जी बिल्कुल। और उनकी डेथ भी एन कागज जमा कराने के बाद हुई, लिहाजा पार्टी ने बेटे को वो सीट दे दी। वैसे अफनान कराची से इलेक्शन लड़ चुका है 2018 का। बिल्कुल, डॉक्टर अफनान जी, डॉक्टर अफनान जो मेरे ख्याल में जो जिसका हक था उतना उतना मिल गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्शन को अभी जो बुलाया गया है 4 बंदों को, सेनेटर्स को, कमेटी ने, उसमें कहा ये साबित करें कि आप के पास तो मुतासिर नुमाइंदगी के मुताबिक वोट नहीं बनते थे, अब जीते कैसे हैं 2018 वाला। अब यही सवाल इलेक्शन कमीशन से भी किया गया हाई सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज अब पूछी जाने लग पड़ी है कि आपको वोट चाहिए थे 14, ठीक है, और आपके वोट थे 6, तो 14 की बजाय आपने तो 42 वोट ले लिए। आपके तो 3 बंदे कामयाब हो गए, बिल्कुल ऐसे। चौथा टेक्नोक्रेट पे आ गया या खातून पे आ गया। ये कैसे हुआ? अब चमत्कार है, ये करिश्मा है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। सही है। तो वो हुआ था। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा इलेक्शन है जी जी, वो है जनाब यूसुफ रजा गिलानी का। सही। जिसके लिए जरदारी साहब ने अपनी तन्हाई भी खत्म कर दी है, बाहर आ गए कि जी मैं आ गया हूं मैदान में। सही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब 12 वोट पीछे हैं, 180 168। बिल्कुल सही। अब 12 वोट का डिफरेंस खत्म करने के लिए उनको 8 तो चाहिए कम से कम। अब ये 8 वोट क्या हुकूमत उनको लेने देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 8 वोट लेने का मतलब है कि हुकूमत की जो अददी अक्सरियत है, बिल्कुल सही, वो हुकूमत की खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसे ही। ये उनपे एक तरह का अदम एतमाद हो जाएगा, बहुत बड़ा। लिहाजा वहां से जो सीट है खवातीन की भी उन्हें जीतनी पड़ेगी, सही, और ये मर्दाना सीट भी जीतनी पड़ेगी, वरना
गवर्नमेंट अपोजिशन के पास आ जाएगा, सही। लो जी मत में इत्मीनान ला रहे हैं, आप तो हार गए। ठीक है हामिद साहब, पीपल्स पार्टी क्या फिर कार्ड खेलेगी? देखिए नून लीग की बात क्या ये है position? कि शेख साहब ने बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर दिया। पंजाब की हद तक तो पीटीआई बड़े सुकून में आ गई। इसके साथ साथ एक और बात है जी वो ये कि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब ताकत पकड़ रहे थे और जितना वो बिल्ड कर गए थे ना, ये उसका प्रेशर भी पीटीआई ने अब ख़त्म किया। और चौधरीयों ने, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत बड़ा सहारा दे दिया है इस बिल्कुल वक्त। सही। उसकी वजह ये कि एक बड़ी इस्टेब्लिश हो गई थी चीज़ के जी अब ये हुकूमत अदम एतमाद से जा रही है। और उसके ऊपर ये था कि जी फिर सेनेटर्स जो पंजाब के थे वो भी शेकी हो रहे थे, जो मेंबरान थे कि वोट सही। किसको देना है किसको नहीं देना। अब ये पंजाब का फैसला होने से, सिंध की सूरत हाल काफ़ी क्लियर होने से, बलोचिस्तान की सूरत हाल क्लियर होने से पीटीआई बड़ी मजबूत पोजीशन में आ गई जहां तक सेनेट में नुमाइंदगी का ताल्लुक ठीक है ठीक है। जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी का जो इलेक्शन है वो इस वक्त मार्का बन गया है। ऐसा मार्का है जो कि वजीर आजम इमरान खान के सर पर लटकती तलवार है। और अगर इसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो गए तो वो जो अदम एतमाद के बादल हैं वो बड़े गहरे हो जाएंगे। और अब आपको एक मजे की बात बता दूं, इस सारे के अंदर जो मेन की रोल है ना वो जहांगीर तरीन का है। सही। जेकेटी का जिधर पलड़ा चला गया सही उधर ही वोट अच्छा डॉक्टर हफीज पाशा के लिए वो बड़ा कर रहे हैं। सही है बिल्कुल। अभी तक जाहिर तो डॉक्टर हफीज ने उनको रिक्वेस्ट भी की है जहांगीर तरीन को जी कि इमरान खान साहब से आपकी नाराजगी अपनी जगह, ठीक है। इस वक्त आप मेरी मदद करें। उनकी एक पर्सनल फ्रेंडशिप है, जी, पुराना एक बिल्कुल, रिलेशन बिल्कुल, है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का बड़ा अच्छा रिलेशन यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि अगर उनको कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नजर आता है तो उनके लिए मतलब थोड़ी सूरत हाल मुश्किल हो जाती है। जी जी। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जहांगीर तरीन अभी भी डॉक्टर हफीज पाशा की तरफ जाएंगे, बिल्कुल हफीज सही है, शेख की बिल्कुल तरफ जाहिर जाएंगे। और अगर जहांगीर तरीन गए तो उसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ये पुल भी या ये पुल सिरात भी पार कर जाएगी। चले ये तो जो इन्होंने बताया है ना उसकी वजह साउथ पंजाब का फैक्टर साउथ का होना बिल्कुल सही। यूसुफ रजा गिलानी के पास एक एज है और उनको एक सपोर्ट है जो कल बिलावल के दाएं हाथ बैठी थी, मखदूम अहमद महमूद साहब। बिल्कुल सही। मखदूम अहमद महमूद का रिलेशन वहाँ ऐसा ही है जैसे चौधरियों का इस पंजाब में। बिल्कुल। और फिर उनकी मखदूम रिश्तेदारी है साहब आपस के में। ताल्लुक राब्ते बहुत ज्यादा है सही। और वो लोगों से उसी तरह मिलते भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बड़े बहुत धीमे बहुत हाँ। समझदार। अगर मखदूम अहमद महमूद साहब अपने वोट इस्तेमाल कर जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि पीटीआई का डैमेज होगा। अब वो डैमेज रोकने के लिए जो बंदा मुकाबले पे है वो तरीन है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप समझ रहे हैं पहले तो कामयाब रहे हैं इस सारे पहले भी कामयाब रहे हैं। तरीन साहब की बड़ी हिस्ट्री है जी, बड़ी उनकी कामयाबी। उनका तैयारा अब कैसे चलता है अब ये देखना। आप इसमें तो उनकी गाड़ी पे ही काम है, इस्लामाबाद का काम है, विदेश गाड़ी पे ही हो जाएगा। और हमें सब बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं कि जेके अब ये अपने ट्रैक पे आ गए हैं, अपने प्लेन में बैठ रहे हैं। नहीं अगर कोई बंदा घर बैठा हुआ है तो मिलने जाना तो लाहौर से फ्लाइट की 1 घंटे में वहां पहुंचे, मिलके 2 घंटे वापस आ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे सही। ही। चलिए यानी कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है। शुएब साहब एफएटीएफ की बात कर लेते हैं। 4 दिन इजलास जारी रहा, कुछ उम्मीदें थी कि शायद पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी ये भी बातें हो रही थी कि जून तक शायद रहेगा और वही हुआ। सर रीजंस क्या आपकी इसकी देखते हैं? हालांकि इंडिया जो है ना वो किसी भी तरह कोशिश कर रहा है कि हम ब्लैक लिस्ट में एक दफा धकेल दिए जाएं ताकि हमारे पास सैंक्शंस लग जाएं, पाबंदियां लग जाएं। हमने उससे बच के निकलना है। बच के निकलने के लिए हमारे दोस्तों की तादाद हमारे साथ मौजूद है और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें ऐसे टाइम पे। चाइना, तुर्की, दूसरे जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब इस दफा भी वही हुआ है, हमने उनको अपना जो रिजल्ट दिया है जी। अब हम मतलब कल हम आदित्य साहब बता रहे थे कि हम 90% पे पहुंच गए। 24 जो 24 हमने पूरे कर लिए लिए, हैं, 3 सिर्फ रह गए। बिल्कुल ऐसे ही 27। अब 3 वो हैं जो मैंने एक बंदे से बात की थी, उसने कहा हम इस दफा इंशाल्लाह ये 3 जो है इनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि पिछला नहीं पूछा जाएगा आपसे, हर दफा 27 नहीं पूछा जाता। बिल्कुल सही। 24 आप क्लियर कर चुके हैं, अगले 3 अब अपने अगली दफा 3 का जवाब देना। ठीक हो गया। बिल्कुल सही। तो
स्टेप बाय स्टेप चले हैं। अगर ये इकट्ठे हमसे जवाब मांग लिया जाता तो हम नहीं कर नहीं दे सकते थे। सकते। टेक्स टाइम। उन्हें भी अंदाजा है कि ये काम आसान नहीं है मुमलिकतों के लिए, दहशतगर्दी, पैसा, फॉरेन, ये बिल्कुल सही। पाकिस्तान के साथ तो अफगानिस्तान की वजह से सारा कुछ पाकिस्तान में ही हुआ है। पिछले 30 साल 40 साल की जो बैनुल अक़वामी सियासत है बिल्कुल, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के गिरे तो घूम रही है सारी। मनी लॉन्ड्रिंग की अगर ये बात सब करते कुछ हैं तो वो कहाँ नहीं हो रही, यहीं से घूम रहा है ना, बिल्कुल। यहीं से सारा सिलसिला चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इनके मुल्कों में जाता है जी। वो तो बड़े मजे से रख लेते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, ऐसा ही है। लेकिन बातें हमारे खिलाफ करते हैं। बिल्कुल सही। हामिद साहब, ये 3 शराइत क्या इतनी ज्यादा सख्त थी कि मतलब इसको फिर उन्होंने रिकंसीडर करने के लिए मैं आपको बताऊं, शायद आपको याद होगा, मेरा ख्याल है आपके साथ ही एक प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये FATF से नहीं निकलेगा पाकिस्तान। उसकी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी ताकतों के मुफादात हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान का कंप्लाई करना या कंप्लायंस पूरा करना इशू नहीं था। इशू है अफगानिस्तान से फौजें निकलनी अमेरिका की। इशू है इस इजलास का फ्रांस से होना, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा स्टैंड ले चुका है। इशू है पाकिस्तान का वो नैरेटिव जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बिल्ड कर रहा है कि जी ये डिसइंफो लैब है, ये फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, इनकी वजह से ये दुनिया में मसाइल हो रहे हैं। उस सारी चीज़ों का एक असर है और वो ये है कि इंडिया की जो लॉबी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान ग्रे से ना निकले। मेरा ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमें ब्लैक पे डालने के चांसेस नहीं। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अब वो जिसको कहते हैं ना कि ड्रैग कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। अब ये जो 3 है ना जो पॉइंट्स जो रह गए हैं उनके अंदर टाइम टेकिंग चीजें हैं। ठीक है। उनके अंदर 2 चीजों का तो फिस्कल ईयर से ताल्लुक है कि जब तक आपका पूरा बजट आता है, आप पूरे साल की उसकी फिस्कल ईयर डिटेल देते हैं तो ही वो असेसमेंट हो सकती है। एक चीज असेस ही एंड ऑफ मई में होनी है तो उसका हम फरवरी में क्या पेश कर सकते थे। ठीक हो गया। दूसरी इसी तरह के जो 2 बाकी मामलात हैं वो भी इसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस हवाले से जितनी भी मैंने रिसर्च की तो मुझे नजर आया कि जून तक तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है निकलना, लेकिन मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह करे जून में निकल जाए। वजह सिर्फ ये है कि इंडिया की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को, क्यों देखिए ग्रे लिस्ट में रहने का नुकसान है पाकिस्तान को, मुआशी तौर पर हमारा इकोनॉमिकल बहुत लॉस हो रहा है, अरबों डॉलर का लॉस हो रहा है। और उसके साथ साथ देखिए हम वर्ल्ड बैंक, IMF सारों पे से जो हमें कर्जा मिलता है ना वो बड़ी महंगी शराइत पे मिलता है क्योंकि हम ग्रे लिस्ट में। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान आज जहां पर खड़ा है पिछली हुकूमतों की नाअहली है जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत पे पहुंचाया। आज हमें जो 28-27 मुतालबात पेश किए गए इसमें से 15-20 तो ऐसे थे जो बहुत जायज थे। किसी सूरत भी किसी भी खुद मुख्तार मुल्क में ऐसे गैर कानूनी इकदाम की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम राइट ट्रैक पे हैं। बहुत उम्मीद है कि जून में हम इसको क्लियर कर जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें बहुत जरूरत है अपने दोस्त मुमालिक के ताउन की, खसूसी तौर पे सऊदी अरब से, खसूसी तौर पे अरब मुमालिक से, ताकि पाकिस्तान बाहर आए। आपको अभी भी गलतफहमी है सऊदी अरब? नहीं, मुझे उम्मीद है। अब आप देखें ये जमाल खाशोगी वाला जो मामला हो गया है और ये जो सारी चीजें हुई हैं, सऊदी अरब को हमारे पास आना पड़ेगा लौट के बड़ी जरूरत के साथ। सऊदी अरब को आना पड़ेगा, हमें नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, जब वो आएगा तो फिर हमारा अल्लाह हमारा जेस्चर तो हमेशा हमारी बेहतर पोजीशन होगी। दो चीजें हैं ना, हम पाकिस्तान की कौन देखें, झुकता वो है जो जाता है, ऐसे ही ठीक है ना। अगर वो हमारे पास आते हैं तो अपनी गरज से मैं यही कह रहा हूँ और उसका हम इस बार पाकिस्तान को एडवांटेज फायदा हमारा स्टेटस और होगा कि पाकिस्तान कहे कि जी आप भी तो हमें निकालें इससे। बिल्कुल बिल्कुल सही। चले शुएब साहब, कल 27 फरवरी है, अभिनंदन को चाय याद आएगी पाकिस्तान की, और हो सकता है यहाँ जैसी चाय उन्हें इंडिया में मिली भी ना हो। नहीं, हमने पैकेट देके भेजे थे सारे। सही है सर। कल के दिन को या इस पूरे मंथ को प्रीवियसली आप किस तरह से देखते? देखिए एक वक्त था टेंशन अरूज पे थी उस वक्त कि लग रहा था कि अभी जो LOC के ऊपर बिल्कुल फायर एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। हम लोग तैयार बैठे थे कि कब होता है, कैसे होता है, और खौफ ये हो रहा था कि कहीं LOC का मामला इंटरनेशनल पे ना चला जाए। हालांकि दुनिया उससे रोकने के लिए कोशिश तो अपनी जगह कर रही थी, लेकिन भारत से कुछ बईद नहीं था उसमें। बिल्कुल। और फिर उन्होंने वो एक दावा कर दिया कि जी हमने वो सैकड़ों बंदे मार दिए और गिरे 4 दरख्त, सैकड़ों बंदे मार दिए, पे लोड कराया।
लेकिन उसके बाद हमने ना धीमे से काम लिया। हम एकदम फ्लैश होके एकदम गुस्से में आके चढ़ नहीं दौड़े। बिल्कुल सही। वो एक समझदारी का काम था, चाहे वो खान साहब ने किया चाहे पाक फौज ने किया। मिल कहा यह जाता स्ट्रेटजी है बहुत अच्छी थी कि उस रात उसी वक्त तीनों इकट्ठे हो गए थे, एयर चीफ भी, अपना आर्मी चीफ भी और वजीर आजम राब्ते में थे। और वजीर आजम ने तमाम डिफेंस वजीर आजम ने यही पूछा था कि अब करना क्या है, हम तैयार हैं। तो जवाब ये मिला था, हाँ हम तैयार हैं। हम तो हमेशा तैयार। ये मतलब देखें, तैयार रहना ही हमारी जरूरत है। और उसकी वजह तैयारी हमारी इसलिए भी ज्यादा है, हमने एक 30 साल से एक जंग का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि मैं तो कहूंगा 78-79 से बिल्कुल अफगानिस्तान की वॉर, उसके बाद ये जो इसके अंदर अब इनकी खाना जंगी चलती रही, फिर वहां पे अमेरिका घुस आया और फिर ये नई जंग। तो हम तो वार हार्ड कौम है और हमारी फौज जैसे पूरी जंगी मशीनरी है जिसका हर पहिया जो है ना वो ऑयल ग्रीस है, वो कहीं भी चलने से रुक नहीं सकता। उसे पता है कि टारगेट क्या है। तो फिर उसका हमने जवाब दे दिया। उसका जवाब क्या दिया, उन्होंने गलती की थी। एक तो अंदर आ गया था, एक जरा सा ऊपर था वो उधर गिर गया, एक इधर गिर गया। अगर वो भी थोड़ा सा इधर होता वो भी चाय तो अल्हम्दुलिल्लाह वो या चाय पीता या हम कफन में लपेट के भेज देते उसको। बिल्कुल सही। ठीक है, कहा यह जाता है कि उधर कफन में गया, बिल्कुल ये कहा। तो अब ये तो एक फतह का दिन है, ऐसा ही है। ये भारत के ऊपर हमारी बढ़तरी साबित होने का दिन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने देखा, सारी दुनिया ने देखा और कि उनको नजर आ गया कि पाकिस्तान जो है अपना दिफा करने का बहुत है। बिल्कुल सही। उससे कोई असर नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल सही। ये हमने साबित किया। और नंबर 2, हमने साबित किया कि हमारे तैयारे उनसे बेहतर है, क्योंकि बेचारा मोदी बाद में कहता रहा काश के राफेल पहले आ गए होते, काश के राफेल पहले आ गए होते, पता नहीं क्या करते राफेल। मुझे बिल्कुल सही बात है। हामिद साहब क्या ऐड ऑन करना चाहिए? देखिए, जब 25 को इन्होंने नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके अंदर ये हमारे 4 दरख्त और 1 कौवा मार गए, इसका हमने अगले दिन ही DGISP जनाब आसिफ गफूर ने बड़ा अच्छा कहा कि जी हम आपको सरप्राइज देंगे। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने ये कहा मुझे अंदाजा हुआ, और मेरा उसी आधे घंटे बाद का एक ट्वीट है, मैंने बड़ा रेड उस पोस्ट में लिखा कि करारा जवाब मिलेगा। उन्हीं की डायलॉग उन्हीं के। और हमने देखा कि रात को ही पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की पूरी तैयारी करता है। और पाकिस्तान के जो शाहीन हैं उन्होंने जिस अंदाज में दिन की रोशनी में दुश्मन को चैलेंज किया, दुश्मन को जमीन पर ना सिर्फ उतारा बल्कि मैं कहूंगा कि जमीन बोझ कर दिया। बिल्कुल इस तरह कर दिया कि पूरी दुनिया में भारत की जिल्लत और रुसवाई हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी। हमसे 7 गुना बड़ा दुश्मन बना फिरता है। लेकिन जब जज्बा ईमानी की बात हो, जब बात हो मुल्क के दिफा की, जब ईमान हो कि मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे मुल्क पे साया है कुरान का, जब ये जज्बा हो तो इसका किसी से क्या मुकाबला हो सकता है। ठीक है ना। मैं ये समझता हूं कि ये दिन इसी तरह है जैसे 65 की जंग पाकिस्तान ने जीती, कारगिल में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी ली। उसके बाद ये पाकिस्तान ने, आर्मी ने हमेशा जब भी दुश्मन ने हमें चैलेंज किया है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, पूरा अवाम की तौक़ात से बढ़कर दुश्मन को जवाब दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की अफवाज जानती हैं कि 22 करोड़ अवाम उनके पीछे खड़े हैं। दुनिया में सिर्फ वही फौजें लड़ पाती हैं जिनको ये पता हो कि उनके अवाम उनके पीछे खड़े हैं। जब अवाम का कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो फौजी लड़ नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी कौम को हर हालत में भारत जैसे मकरूज दुश्मन के आगे अपनी फौज के पीछे खड़ा होना है। बिल्कुल ऐसे। जज्बा शहादत बड़ी है, सबसे बड़ी बात। असल बात ये है कि ये खौफ नहीं है कि मर जाएंगे। हाँ। क्या होगा? वो तो मर गए तो शहीद हो जाएंगे। ये बड़ी बोनस का फीलिंग है यार, ये तो ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, सही बात है। चलें जी शुएब साहब, मैचेस चल रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। डेली मैचेस होते हैं और क्यूरियस होते हैं कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, कौन सी टीम आपकी नजर में अच्छा परफॉर्म कर रही है? टीमें सारी अच्छा खेल रही हैं। असल में सेकंड राउंड में आएंगे ना तो फिर जाके पता चलेगा। सही। पहला राउंड तो कराची है, ठीक है,
कराची की पिचें जो हैं वो इस वक्त नजर आ गई कि उन पे आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं और बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं। 193 चेज हो गया, 196 चेज हो गया, इसका मतलब है कि आप 200 भी चेज कर सकते हैं। नजर आ गया कि 200 चेज हो सकता है, क्योंकि मैच का रिजल्ट 2 ओवर पहले ही निकल आया था। बिल्कुल। अब लाहौर की पिचें किस तरह की हैं, उन पे गेम कैसी होगी, वो बड़ा अहम है। और क्योंकि ये कराची का एक पैरेलल नहीं चल रहे, कराची खत्म होगा तो लाहौर की बारी आएगी। तो खिलाड़ियों के लिए भी ये बड़ा एक मेरे ख्याल में टीमों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अपनी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर करनी है, क्योंकि लाहौर की पिच टोटल डिफरेंट होगी। कोई पता नहीं कि वो भी बैटिंग है या बॉलर विकेट है, फास्ट बॉलर को स्विंग करती, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। हाँ, इस वक्त तक बैट्समैनों की कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है, बॉलर भी कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन उसका जवाब जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में दे रहे हैं। हफीज बहुत अच्छा खेला उस दिन, वो शर्जील लड़के ने सेंचुरी की है, और जितने भी हैं सारे लड़के, हैदर अली और दूसरे, सब ने तेज खेला है, फहीम, रिजवान। अब जिसको, हाँ, बाबर के ऊपर मुझे उस दिन हैरानी हुई है कि वो बहुत स्लो खेल गया, और रिजल्ट ये हुआ कि स्कोर जो 220 तक जा सकता था वो 200 से नीचे रह गया। अगर बाबर उस दिन तेरा तेज खेल लेता तो मुझे उम्मीद 200 की नजर आ रही। सही है। अभी तक 200 हुआ नहीं है। सही। हामिद साहब, लाहौर कलंदर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करा और हम बड़े पुरुम्मीद हैं। मैं ये कहूंगा कि अब मैं जब पॉइंट्स टेबल देख रहा हूँ तो लाहौर कलंदर को ऊपर देखकर मैंने 2-3 बार सोचा कि शायद ये टेबल उल्टा चला दिया इन्होंने। आपने ये तो नहीं सोचा कि नजर न लग जाएगा यार, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम होता है, ये बॉटम टू टॉप तो नहीं जा रहे। लेकिन ये है कि हम बड़े खुश हैं, लाहौर कलंदर को हम सपोर्ट भी करते हैं, लाहौर में रहने की वजह से, लाहौर से तल्लक होने की वजह से, और उसके अलावा ये कि पिछली 5 PSL में, खुसूसन पहली 4 PSL में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी। फिर उस हवाले से हम ये चाहते थे कि यार लाहौर कलंदर जो है, क्योंकि लाहौर क्रिकेट की, मतलब क्रिकेट लाहौर की जान है, लाहौर क्रिकेट की जान है, तो इस हवाले से लाहौर का अच्छी क्रिकेट खेलना बड़ा जरूरी था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह शेफ साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची में जो है ना वो सारे हाई स्कोरिंग और चेजिंग पे मैच जीते जा रहे हैं। लाहौर में इसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, उसकी एक वजह ये है कि अब वेदर चेंज हो गया है, शाम को ड्यू फैक्टर आएगा, बॉल गीला होने ड्यू फैक्टर तो खत्म हो गया। नहीं, अभी ये मॉइस्चर आएगा ना, गर्मी हो रही है, मॉइस्चर की जब हीट आती है ना, ड्यू बहुत ज्यादा आती थी ना, वो अब नहीं रहेगा, लेकिन ये मॉइस्चर आएगा। उसकी वजह ये कि लाहौर में जैसे ही शाम को बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मेरा ख्याल ये है कि उस हवाले से हाई स्कोरिंग शॉट्स खेलना भी मुश्किल, रोलिंग खेलनी पड़ती है ज्यादा। तो मेरा ख्याल ये है कि लाहौर के अंदर सेकंड चेस के लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनल प्लेयर्स। वरना क्या हो रहा था पिछली PSL में, आप देखें ना, गैर मुल्की, हाँ, कहीं हम क्रिस गेल पे डिपेंड कर रहे हैं, KP पे डिपेंड कर रहे हैं, वो उस पे डिपेंड कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन एक ही है, मोर एंड मोर। जितनी अच्छी क्रिकेट होगी, आपके अपने लड़के उतने पॉलिश होते जाएंगे, कैंप्स लगते हैं, इंडिया को यही तो फायदा हुआ, कैंप्स लगते हैं, पूरा साल क्रिकेट होती है, आप हर लड़का उसमें परफॉर्म करने के लिए पूरा साल मेहनत करता है, और ये एक प्रोसेस में चल रहा है। ये जितना खेलेंगे आप देखिएगा पाकिस्तान का टैलेंट उतना बढ़ेगा और उतनी बेहतर क्रिकेट ऊपर आएगी। इसकी वजह ये थी कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ना होने के बराबर थी, और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे अब मजबूर हो गए हैं, पैसा नजर आ रहा है, चले तो खेलेंगे। शेफ साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया हामिद मशरकी साहब, आपका भी, शेफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, और हमेशा की तरह जैसे हम क्लोजिंग में कोरोना के हवाले से एक मैसेज देते हैं, और साथ आज मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि 1 मार्च से अब स्कूल जो है वो फुल फ्लेज खुल जाएंगे। जैसे एक दिन स्कूल जाते थे बच्चे और एक दिन छुट्टी होती थी, अब वो सिलसिला नहीं, बल्कि ये कंटिन्यूस होगा। 5 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे, तो और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं डेथ की, तो 32 डेथ हैं, और अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं
जो अभी नए केसेस आए हैं वो 1541 है। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, तो इसीलिए वही एसओपीज हैं, उनको फॉलो कीजिए, मास्क वेयर कीजिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को और सोशल डिस्टेंस रखिए। अपने बच्चों की भी काउंसलिंग कीजिए और अपने आप को भी जो है वो मजबूर कीजिए कि इन एसओपीज के ऊपर अमल करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और कहा यह जा रहा है कि कोरोना अब हमारे साथ ही चलेगा, तो इसके साथ जीना सीखें। सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।